ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछी जाती है और इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछी जाती है कि केमिकल पोटेंशियल पे कंडीशन क्या होनी चाहिए जब सिस्टम आपका साम्यावस्था में है। तो मान लीजिए हमारा निकाय ए है और वो अगेन ऊष्मा भंडार के साथ में संपर्क में है, कांस्टेंट टेम्परेचर इस बार टी और पी लिया है हमने, और निकाय में हमारे पास दो फेजेस है 1 और 2, याद कीजिए पानी और वो बर्फ वाला केस, ठीक है। टोटल गिब्स एनर्जी जी जो है वो हमने देख ही लिया था कि वो अणुओं पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि जी की वैल्यू इफ यू रिमेंबर N1G1 प्लस N2G2 आई थी जब हमने गिब्स एनर्जी की बात करी थी। तो जी जो है वो किसका फंक्शन है, N1 और N2 का फंक्शन हो गया, तो जी यहाँ पे किसका फंक्शन हो गया, N1 N2 का। अगर इसका आंशिक अवकलन करें तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो इधर आपके पास कितना आ जाएगा, अगर डेल्टा जी आता है तो पहले जी का एन के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, फिर N1 का खुद का, फिर जी का N2 के रेस्पेक्ट में होगा और N2 का खुद का। तो सबसे पहले जी का N1 के रेस्पेक्ट में होगा तो डेल जी अपॉन डेल N1 और फिर N1 का खुद का, इसी तरह से डेल जी अपॉन डेल N2 फिर N2 का खुद का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि ये जो ब्रैकेट में जो टर्म मिला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी पर्टिकुलर फेज में अणुओं की संख्या के सापेक्ष यानी कि N1 के सापेक्ष टोटल गिब्स फंक्शन यानी F उसके परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। इसी टर्म को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यही केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। तो रासायनिक विभव की डेफिनेशन या केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल गिब्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और हिंदी में हमारे हो जाएगा कि किसी फेज में अणुओं की संख्या के सापेक्ष, देखो डेल जी अपॉन डेल एन बेसिकली है क्या, अणुओं की संख्या के सापेक्ष गिब्स फलन में परिवर्तन की दर, इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल। तो डेफिनेशन एग्जाम में आए तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। तो हमारे पास यहाँ पे इस डेल जी अपॉन डेल N1 को ये फेज 1 के लिए हो जाएगा, ये फेज 2 के लिए हो जाएगा। इन जनरल अगर अपन म्यू आई लिखते हैं, किसी प्रावस्था आई में बात करते हैं तो म्यू आई का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। अब अगर इस म्यू आई की फॉर्मूले को ऊपर इक्वेशन 2 में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा जी हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका पास म्यू1 हो जाएगा, सेकंड वाला ब्रैकेट आपके पास म्यू2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू1 डेल्टा N1 प्लस म्यू2 डेल्टा N2, ये मिल जाएगा, करेक्ट। हमें पता है कि जब साम्यावस्था होती है तो टोटल फंक्शन का मान जी क्या होता है, मिनिमम होता है, और कोई भी फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो उसका अवकलन क्या होता है, 0। तो डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी ये राइट हैंड साइड जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको 0 के इक्वल कर दिया। टोटल दोनों निकायों के मिला के बीच में नंबर जो है, टोटल नंबर जो है, यानी बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो सकता है, पानी बर्फ में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो N1 प्लस N2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो डेल्टा N1 प्लस डेल्टा N2 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डेल्टा N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का डेल्टा N। ये माइनस का डेल्टा N उठा के हमें क्या रखना है, इस N2 की जगह रखना है। तो कॉमन आ जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 और डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, अब डेल्टा N1 तो 0 हो नहीं सकता, रीजन मैंने पहले ही बता दिया था। तो म्यू1 क्या होगा, म्यू2 के इक्वल होगा। तो संतुलन अवस्था में दो अगर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है तो उनके हमें क्या मिलेंगे, प्रति अणु रासायनिक विभव, यानी उनके केमिकल पोटेंशियल हमें क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें जो हमने गिब्स एनर्जी के टाइम पे पढ़ रखी थी, ये पढ़ रखा था हमने जी, और इसका अवकलन करके ये इक्वेशन मिली थी, ये भी हमने पढ़ रखी है। अब इस इक्वेशन 4 को 9 से कंपेयर किया जाए। इक्वेशन 4 क्या है बता देती हूँ। इक्वेशन 4 है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू म्यू1 डेल्टा N1 प्लस म्यू2 डेल्टा N2, ये इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 9 है। कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, राइट हैंड साइड में यहाँ डेल्टा N1 और यहाँ डेल्टा N2 है, यहाँ डेल्टा N1 यहाँ डेल्टा 2 है, तो इसका मतलब रिमेनिंग कोफिशिएंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो G1 G2 जो है म्यू1 म्यू2 के बराबर होगा, तो म्यू1 G1 के बराबर है और म्यू2 G2 के बराबर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव किया जा सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में संतुलन अवस्था में केमिकल पोटेंशियल पर मॉलिक्यूल जो है वो गिब्स एनर्जी पर मॉलिक्यूल के बराबर होता है। ये भी आपके पास एग्जाम में प्रूव करने को आ सकता है और इसका एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछा गया है। सो एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं 2CO2 इज इक्वल टू 2CO प्लस O2। इस क्रिया से ये पता चलता है कि CO मॉलिक्यूल के तो 2 अणु है, ये देखो CO के कितने अणु हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 अणु है, ऑक्सीजन का 1 है। ये दोनों मिलके CO2 के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, CO2 के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और साम्यावस्था में इन तीनों का एग्जिस्टेंस होता है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो 3 फेज हमें मिल रही है। तो इस बार I इज इक्वल टू 1 2 3 लेंगे, 1 ले लेंगे CO2 के लिए,
2 ले लेंगे CO के लिए, 3 ले लेंगे O2 के लिए, क्योंकि तीनों डिफरेंट टाइप की गैसेस है। ओके, अब हम क्या करेंगे, CO2 को इन जनरली मान लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B1 से, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B1 से, CO को करते हैं कैपिटल B2 से और O2 को करते हैं कैपिटल B3 से। ठीक है, और इनके जो कोफिशिएंट है इनको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो 2 है ये स्मॉल b1 हो जाएगा, ये वाला जो 2 है ये स्मॉल b2 हो जाएगा, और ये जो O2 का कोफिशिएंट 1 है वो B3 हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट को Bi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब B1 की वैल्यू 2 ली है, पर B2 की वैल्यू -2 और B3 की वैल्यू -1 क्यों ली है? क्योंकि रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन है 2CO2 बन रहा है 2CO प्लस O2। तो अगर ये राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको अगर इधर लेके जाओगे, इसको भी इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका B1 जो है वो तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये आपका B2 था जो राइट हैंड साइड में था तो +2 रहेगा, पर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो B2 जो है वो माइनस का 2 और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो B3 जो है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, सारे को एक साइड में ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, B1 2 है, B2 -2 है और B3 -1 है। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि समेशन Bi कैपिटल Bi 0 होगा, जहां I इज इक्वल टू 1 2 3 है। कैसे करके देख लेते हैं, ये कहना चाह रहा है कि इन जनरल समेशन Bi इज इक्वल टू 0 है, I की वैल्यू 1 2 और 3 रखते हैं। तो ओपन करते हैं, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 0, सबकी वैल्यू रखते हैं। B1 की वैल्यू तो 2 और कैपिटल B1 क्या माना था, CO2, प्लस B2 कितना था, माइनस का 2 और B2 क्या माना था, CO, प्लस B3 कितना था, माइनस का 1 और ये 3 है, यहाँ पे 3 कितना माना था, O2 इक्वल टू 0। या फिर हम लिख सकते हैं 2CO2 इज इक्वल टू 2CO, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस O2। आ गई ना हमारी रिएक्शन, करेक्ट। तो हमारी रिएक्शन को हम इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इक्वेशन नंबर 12 मिल गया। अब देखो, कोई मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास CO2 के 2 ही मॉलिक्यूल थे, तो इसमें जो चेंज हुआ, मतलब चेंज होके ये किस में कन्वर्ट हुआ, CO में और O2 में कन्वर्ट हुआ। अगर इसकी जगह 10 होते तो हमें परिवर्तन भी ज्यादा का मिलता, यानी कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसका नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी संख्या में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर उसकी संख्या में परिवर्तन डेल्टा एन है और उसका एक्चुअल नंबर जो है वो स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेल्टा एन जो है वो b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं लैम्डा। तो हमें ये रिलेशन मिल जाता है डेल्टा एन आई इज इक्वल टू लैम्डा बी आई, जहां लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि 3 तरह के वो है फेजेस, 3 तरह के हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, CO2, CO और O2, तो इनके नंबर को हम N1 N2 N3 मान ले। तो हमने पहले ही देखा था केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन में ऊपर कि G जो है वो N1 N2 का फंक्शन होता है। अब हमारे पास क्योंकि 3 है तो G किसका फंक्शन होगा, N1 N2 N3 का फंक्शन होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इधर तो डेल्टा G हो जाएगा, और यहाँ G का पहले N1 के रेस्पेक्ट में, फिर N1 का खुद का, G का N2 के रेस्पेक्ट में, फिर N2 का खुद का, और G का N3 के रेस्पेक्ट में, फिर N3 का खुद का। समेशन के तौर पे लिखा जाए तो डेल्टा G अपॉन डेल Ni और डेल Ni हो जाएगा। ठीक है, तो ith प्रकार का जो फेज होगा उसका केमिकल पोटेंशियल हम जानते हैं ये म्यू आई होगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा G हमारा कितना आ रहा है, समेशन म्यू आई डेल्टा एन आई, क्योंकि इधर है डेल्टा G, इसको हमने रख दिया म्यू आई, तो समेशन म्यू आई डेल्टा आई हो जाएगा। हमने देखा है कि संतुलन की अवस्था में डेल्टा G कितना होता है, 0 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, 0 कर दिया। अब हमें यहाँ पर डेल्टा एन आई की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एन आई हमने ऊपर देखा था लैम्डा बी आई के है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समेशन म्यू आई लैम्डा बी आई इज इक्वल टू 0। अब समेशन आई पे लगा हुआ है, लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा को समेशन के बाहर निकाला जा सकता है और फिर 0 के पास में राइट हैंड साइड में भेजा जा सकता है। तो समेशन म्यू आई बी आई इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन जो है ये क्या कहलाती है, रासायनिक क्रिया के लिए सामान्य प्रतिबंध कहलाता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या मिल जाएगा, म्यू आई बी आई मिल जाएगा। तो रख के देखते हैं हम यहाँ पर वैल्यू, बी आई की वैल्यू रखते हैं डायरेक्टली इसमें, है ना। तो हमारे पास समेशन म्यू आई बी आई जो है इसको 0 ओपन करेंगे तो μ1 b1 प्लस μ2 b2 प्लस μ3 b3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। μ1 की वैल्यू, μ1 तो b1 की वैल्यू कितनी थी, 2, तो 2 μ1
और B2 कितना था, माइनस का 2, तो माइनस का 2 म्यू 2, और ये था माइनस का 1 था म्यू B3 की वैल्यू, तो माइनस का म्यू 3 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये आ जाएगा। एग्जाम में ये आएगा प्रूफ करने के लिए, आपको दिया जाएगा कि 2CO2 CO प्लस O2 कहा जाएगा, इसके लिए केमिकल पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम कंडीशन डिराइव कीजिए। तो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 2 म्यू 2 प्लस म्यू 3, जो कि हमने डिराइव कर ली। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखा देती हूँ, ये है हमारा केमिकल पोटेंशियल। बस ये कंडीशन मिल गई इक्वेशन 17 तक। ओके।